एक रात केडी बर्मन अपने कमरे में अपने लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी काम कर रहे थे। उनका टेबल विंडो के बीचों बीच सटा हुआ लगा था। बाहर का पूरा नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता था। सामने बहुत बड़ा एक खूबसूरत सा पार्क था। गार्डन के पार मेन हाईवे था, जिस रोड पर लगी ब्लू हेलोजन लाइट्स पूरी सड़क को एक खूबसूरत और शांत लुक देती थी। सड़क के दूसरी तरफ फुटपाथ के जस्ट बाद एक घना पहाड़ी जंगल था। केडी का घर बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे था। उन्होंने अभी पिछले महीने ही इसी काफ़ी महंगी कीमत पर खरीदा था। नया घर, नई BMW कार, नया ऑफिस, वो भी जहाँ सारे बड़े फिल्मी सितारे रहते हैं। वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें अचानक एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जिसने उनका पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आज केडी बर्मन वर्षों के संघर्ष के बाद पहली बार सफलता के चरमोत्कर्ष पर स्थित थे। दोस्तों, यकीन मानिए कि ऐसा सुखद पल बड़े भाग्य से मिलता है। केडी अकेले ही रहा करते थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। वे अपने उस बंगले में अकेले ही मज़े से रहते थे। अपने काम के प्रति उनमें गजब की लगन थी। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, परंतु सफलता उन्हें बहुत देर से मिली और आज पूरे 18 वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद उन्हें ये मुकाम मिला, ये घर और गाड़ियाँ मिली। रात के 11 बज रहे थे। केडी बर्मन अपने लैपटॉप पर म्यूज़िक से जुड़ी कुछ ज़रूरी काम कर रहे थे। काम करते करते साथ में कॉफ़ी भी पी रहे थे। बाहर बारिश का बहुत ही सुहावना मौसम था। बर्मन को आज भी रेडियो का बहुत शौक था। इस वक्त भी विविध भारती पर छाया गीत सुन रहे थे। और दोस्तों, छाया गीत में अक्सर मौसम के अनुसार ही गीत प्रसारित किए जाते हैं। इस वक्त भी रेडियो पर कमरे में धीरे धीरे किशोर दा का बारिश का गाना रिम झिम गिरे सावन मचल मचल जाए मन बज रहा था। अचानक उन्हें बाजू वाले कमरे से एक जोर की आवाज़ सुनाई दी। केडी तेजी से वहाँ गए, परंतु वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो किचन में गए जहाँ से आवाज़ आई थी, वहाँ भी कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक फिर ऐसा लगा कि कोई सीढ़ियों से भागते हुए तेजी से उतर रहा हो। तो वे भी भागते हुए सीढ़ियों की तरफ नीचे को गए, पर वहाँ कुछ नहीं था। वे वहाँ से बाहर अपनी गैलरी में आकर खड़े हो गए और सोचा कि इतनी तेज बारिश में कौन हो सकता है, कौन आया होगा। अगर कोई चोर या कोई भी व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो फ्लोर पर जूतों के कीचड़ के निशान तो आएंगे ही, और उसके कपड़े और रेनकोट का या जो भी चीज़ें होंगी उसके पानी फ्लोर पे जरूर फैले होंगे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर वो एक कमरे में वापस ऊपर जाकर CCTV फुटेज को चेक करने लगे तो वे चौंक गए, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा था कि एक सफ़ेद सी भयानक आकृति सीढ़ियों से ऊपर किचन की तरफ जा रही है और स्टील की एक प्लेट को जानबूझकर किचन के प्लेटफॉर्म से नीचे गिराकर नीचे सीढ़ियों की तरफ भाग जाती है। जिसकी आवाज़ सुनकर केडी अभी किचन में गए थे। केडी के किचन पहुंचने के पहले ही वो प्रेतात्मा सीढ़ियों से जोर से जूतों की जानबूझकर आवाज़ करते हुए भागी थी ताकि केडी सीढ़ियों से नीचे जाए। केडी की हालत खराब हो जाती है। वे सोचते हैं कि ये घर तो अभी नया बना है, इसका कोई भी इतिहास नहीं है, फिर ये प्रेतात्मा यहाँ कहाँ से आ गई। तभी तेजी से केडी के रूम से डोर खटखटाने की आवाज़ आई। केडी की डर के मारे हालत ही खराब हो रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक भयानक सी काली आकृति जस्ट उनके सामने खड़ी थी। इतनी भयानक कि उसकी तरफ देख पाना हर किसी के बस की बात ही नहीं थी। अचानक उस आकृति ने झपट कर केडी का गला पकड़ लिया और तेजी से रूम के अंदर की तरफ उसे धक्का देते हुए फेंक दिया। केडी सीधे बेड पर जाकर गिर गए। डरते हुए केडी ने पूछा, काका कौन हो तुम?
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो उस आत्मा ने कहा, तू मरेगा, और आसान मौत नहीं, बहुत ही भयानक और दर्दनाक मौत मरेगा। आज से तू पल पल किश्तों में मरेगा। तुझे नहीं मालूम कि मैंने तेरे लिए कैसी मौत सोच रखी है। धीमी और कुटिल हंसी के साथ वो प्रेतात्मा अचानक वहां से गायब हो गई। बर्मन तो जैसे अधमरा सा हो गया था। सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये कुआत्मा मेरी जान के पीछे पड़ गई है। और उसके बहुत सोचने के बाद भी उसे ऐसा कोई इंसिडेंस याद नहीं आया जिसका कि इस भयानक प्रेतात्मा के मामले से कोई संबंध हो। अगले दिन केडी अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए। रोजमर्रा की तरह काम किया, कुछ गीत भी रिकॉर्ड किए, परंतु सारा काम बड़े बेमन व निरुत्साह से किया। फिर अपने म्यूजिक पार्टनर्स को रात वाली उस पूरी घटना को सविस्तार बताया। सभी चिंता में पड़कर और सोचने लगे कि ऐसा क्या हुआ होगा जो वो प्रेतात्मा सीधे हमारे जान के पीछे पड़ चुकी है। फिर रात 10 बजे स्टूडियो क्लोज कर केडी के म्यूजिक पार्टनर दीपेश घोष पार्किंग में खड़े अपनी कार में जाकर बैठ गए। जैसे ही वो कार में बैठे वैसे ही उन्होंने चाबी लगाते वक्त बैक मिरर पर देखा तो देखा पिछली सीट पर एक खतरनाक रूहानी रूह बैठी हुई है, बहुत ही भयानक। उसका चेहरा इतना भयानक था कि आदमी की सांसें रुक जाए। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, उस प्रेतात्मा ने अपने दोनों हाथ एक साथ दीपेश की सीट के पीछे से उसके पेट को फाड़ते हुए उस पार निकाल दिया, और फिर उसने अपने दोनों हाथ को आपस में बांधकर पीछे खींचते हुए उसके हार्ट, उसकी आंतें सब कुछ सीट के पीछे खींच लाई, और फिर उस दीपेश के गले में गोल गोल लपेट कर वहां से चली गई। पूरी कार में हर तरफ खून फैला हुआ था। पूरे छींटे सीटों पे, रूफ पे, चारों तरफ कांच में फैली हुई थी। दीपेश की इतनी भयानक मृत्यु से पूरा शहर क्या, पूरा देश हिल गया था। केडी अपने रूम में उदास व भयभीत से बैठे हुए थे। तभी अचानक वो प्रेतात्मा कमरे का डोर तोड़ते हुए सीधे अंदर उनके सामने आकर खड़ी हो गई और एक तेज अट्टहास के साथ कहा, कैसी लगी दीपेश की मौत? इससे भी भयानक मौत मैंने तेरे लिए सोच रखी है, और वो भी बहुत जल्दी। तब तक मैं चाहता हूं कि तू डर डर के 100 बार मरे। इतना कह के वो आत्मा पुनः गायब हो गई और कहने लगा, प्लीज केडी, इतने संघर्ष के बाद आज हम तीनों को एक अच्छा सा घर, गाड़ी और स्टूडियो मिला है, और अभी तक तो हमने उसका कोई सुख भी नहीं भोगा है, और इसी बीच ही अचानक से ये प्रेतात्मा कहाँ से प्रकट हो गई जिसने कल में सीधे दीपेश को मार डाला, और अब हम दोनों की बारी है। मैं भी मरना नहीं चाहता केडी, तू फिर भी अकेला है, परंतु मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं यार। प्लीज कैंडी, मुझे बचा ले प्लीज, कुछ तो कर, कुछ तो सोच यार। कैंडी ने कहा, देख, जो भी होना है हो, पर एक बात तो हमें यह सोचनी होगी कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, तभी इसका निदान संभव हो सकेगा। दोनों सोफे पर बैठकर सोचने लगे। तभी अचानक कैंडी ने कहा कि हमारी कार से कोई भी कहीं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ, जैसे ये प्रेतात्मा हमारे पीछे लग गई हो। तो अनूप ने कहा, हम तीनों के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। तो यार फिर ये प्रेतात्मा हमारे पीछे अचानक कहाँ से एकदम दुश्मन बन गई है? तभी अचानक फिर से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जूतों की तेज आवाजें आने लगी। दोनों डरे सहमे में दरवाजे की तरफ देखने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि ये वो प्रेतात्मा ही आ रही होगी। केडी ने अपने तीसरे और अंतिम म्यूजिक पार्टनर अनूप को तुरंत अपने घर बुलाया और उसको पूरी बातें बताई और कहा, दीपेश की वो दर्दनाक मौत का कारण वही प्रेतात्मा है। अब दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। अनूप ने कहा कि केडी भाई, ऐसे में तो अब अगला नंबर हम लोगों का ही है, और वो रोने लगा। परंतु अचानक उल्टी दिशा की खिड़की से शीशे को तोड़ते हुए वो प्रेतात्मा सीधे उनके रूम में प्रविष्ट हो गई। प्रेतात्मा के आते ही कमरे का टेम्परेचर एकदम से डाउन होकर शून्य हो गया। दोनों डर कर और ठंड से थर थर कांपने लगे। तभी उस प्रेतात्मा ने कहा,
कि दौलत और शोहरत की मदहोशी में तुम लोग आज इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपने जीवन का इतना बड़ा पाप भी याद नहीं आ रहा है। लानत है तुम जैसे मक्कार, लालची और फ्रॉड लोगों पर, जो अपनी सीधी सादी जनता के विश्वास को इतनी आसानी से ठगते रहते हो। और इतना ही नहीं, अपनी झूठी शराफत और ढोंग जो तुम जनता के सामने रखते हो, वही ढोंग तुम अब अपनी आत्मा से भी करने लगे हो। तुम खुद भूल जाते हो कि तुम कितने बड़े धोखेबाज, बदचलन और मक्कार हो। देखो तो, अभी भी दोनों मेरी तरफ इतनी मासूमियत और निर्दोषिता से देख रहे हैं कि जैसे इनसे ज्यादा सच्चा और भोला वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जनता से भी धोखा और स्वयं अपने आप से भी धोखा। तो याद रखना, कर्म तो भोगना ही होगा। इतना कहकर वो प्रेतात्मा सामने के सेल्फ में रखी एक डायरी को निकालकर बड़े ध्यान से उसके कुछ पन्नों को पलटने लगी। फिर अचानक उस डायरी को बंद किया और डीके के लैपटॉप के पास टेबल पर रखते हुए पहले तो उनकी तरफ देखी और फिर धीरे से वहां से चली गई। उसके बाहर जाते ही दोनों के जान में जान आ जाती है कि चलो यार बचे। केडी सीधे जाकर उस डायरी को पहले उठाता है और जैसे ही उसे देखता है उसे पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। दरअसल हुआ ये था, कहानी आगे सुनने के पहले आप लोगों से कुछ बातें करनी है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक अभी करें ताकि आप इसी वक्त हमारे परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएं। हमारे चैनल के पहले 1400 सब्सक्राइबर को हमारी तरफ से एक सरप्राइज दिया जाएगा। तब तक आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपनी कहानी पर पुनः आते हैं। तो मित्रों, एक्चुअल में पिछले साल जनवरी के प्रथम सप्ताह में एक लड़का जिसका नाम आकाश दुबे था, वो केडी बर्मन के स्टूडियो में उनसे मिलने आया था और कहा कि वो एक सिंगर है, अपने गाने खुद लिखता है और कंपोज भी खुद करता है, और उसने अपने हर गाने की धुन भी उसी डायरी में लिख रखी थी। ये तीनों म्यूजिक डायरेक्टर तब एक साथ ही बैठे हुए थे। दीपेश ने उसकी डायरी देखी तो उसमें 67 के करीब गीत लिखे हुए थे और उन सभी गीतों के बाजू वाले पेज में ही उसकी धुन भी लिखी हुई थी। दीपेश को उसके गीत बहुत ज़्यादा रूहानी और जज्बाती लगे और धुन के तो क्या कहने, बिल्कुल अद्वितीय और मौलिक धुनें थी। ये सभी धुनें कहीं से चोरी करके नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये धुन उस आकाश दुबे ने दिन रात मेहनत करके अपनी लगन और ईमानदारी से बनाई थी। और ऐसी सटीक धुनें आज तक किसी म्यूजिशियन ने नहीं बनाई। हर बड़ा से बड़ा म्यूजिशियन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उठाता है, कॉपी करता है और उसमें भारतीय तड़का लगाकर उसे जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए परोस देता है। पर यहाँ ऐसा नहीं था। आकाश दुबे की एक एक धुन उसने खुद बनाई थी जो बिल्कुल मौलिक थी। दीपेश तो बहुत खुश हो गया और आकाश से कहा कि चलो इसमें से कोई एक अच्छा सा गाना हमें गाकर सुनाओ। आकाश ने उसमें एक बहुत ही अच्छा गाना चूज किया और उन्हें सुना दिया। आकाश ने जब गाना सुनाया तो तीनों के तीनों मंत्रमुग्ध हो गए। जितने बेहतरीन वे गाने लिखे गए थे उससे कई ज़्यादा बेहतरीन उनकी धुन और आकाश की गायकी थी। वास्तव में आकाश एक बेस्ट लिरिसिस्ट, कंपोजर और सिंगर तीनों ही था। बस उससे एक ही कमी थी कि एक तो उसके पास पैसा नहीं था और उसे ब्रेक की आवश्यकता थी। पर आकाश अपने सभी गाने खुद ही गाना चाहता था। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, तुम कल आओ, हो सकता कल तुम्हें हम सेलेक्ट कर लें। आकाश का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी खुशी वहां से लौट गया। उसके जाते ही दीपेश ने कहा, जिस दिन इस बंदे का एक गाना भी रिलीज हो गया ना दोस्तों, तो ये बंदा सीधे करोड़ों में खेलने लगेगा। और फिर इसके पास तो पूरे 67 गाने का एक संग्रह है और वो भी फुल कंपोजिंग के साथ। ऐसे में तो ये हम सब की छुट्टी कर देगा। इतनी वर्षों के बाद हम जहां आज तक कुछ कर ही नहीं पाए हैं, ये रातों रात कर गुजरेगा। और हम पर तो लाखों रुपए का कर्ज है। सो अलग, ये बंदा हमें रोड पर ला देगा।
उसने कहा कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, पर मैं अमल करने के बाद ही तुम दोनों को बताऊंगा। क्या तुम दोनों मुझ पर विश्वास करते हुए बिना कोई प्रश्न किए मेरी इस प्लानिंग में शामिल हो सकते हो, या हरीश चंद्र बनकर भिखारियों जैसा जीवन बिताना चाहते हो? तो दोनों ने कहा, नहीं यार, अब बहुत हो गया, हम लोग की आधी उम्र निकल गई है, हमें तुझ पे पूरा भरोसा है और हम तेरी अच्छी बुरी हर योजना में तेरे साथ हैं। अगले दिन आकाश दुबे स्टूडियो आया तो थोड़ी देर तक तो फॉर्मल बातें उन लोगों ने की। उसके बाद कुछ पेपर साइन करवाए और कहा कि चलो एक सेलिब्रेशन हो जाए। कुछ फोटो सेशन वगैरह होने के बाद एग्रीमेंट की एक प्रति आकाश को लोगों ने दे दिया और विदा कर दिया। परंतु ये क्या, आकाश के घर जाते वक्त टैक्सी में ही उससे झपकी आ रही थी, फिर तेज नींद आने लगी। खासकर जब वो घर पहुंचा तो सोफे में गिरते ही वह सो गया और रात भर वो सोफे में ही सोया रहा। परंतु अगली सुबह आकाश उठा ही नहीं। उसकी तो मौत हो चुकी थी। दरअसल ये सारा काम दीपेश ने किया था। उसने पार्टी के बहाने बीच में ही चुपचाप पहले तो उसकी वो डायरी चुराकर अपने पास रख ली, और इतना ही नहीं, फिर उसकी कॉफी में एक टैबलेट जिससे 3-4 घंटों के लिए किसी का भी ब्रेन वॉश हो जाता है, डाल दी। परंतु बदकिस्मती से टैबलेट दीपेश को रिएक्ट कर गई और मेमोरी लॉस की जगह वह सोए सोए मर गया। उसकी एक दर्दनाक मौत हो गई। इधर अपने स्टूडियो में ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आकाश के साथ काम करने की तारीख तो अभी 2 महीनों के बाद थी। इन तीनों ने इन्हीं 2 महीनों के बीच उसके गानों को अपने ब्रांड में अपनी कंपोजिशन के नाम देकर उसे रिलीज किया। पूरी इंडिया में छा गए। यूट्यूब व सोशल मीडिया की वजह से अब ये तीनों रातों रात लखपति नहीं अरबपति बन गए थे। अब ये तीनों एक सफल म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जिन्होंने पूरे म्यूजिक वर्ल्ड पर अब अपना कब्जा कर लिया था। अब इनके पास फिल्मी गानों की एक बाढ़ सी आ गई थी। इस सफलता को अभी 2 महीने नहीं हुए थे कि कल ही दीपेश की यह दर्दनाक मौत हो चुकी थी और अब इन दोनों का नंबर था। तभी अनुज ने इस प्रेतात्मा से मुक्ति पाने की एक धांसू योजना केडी के साथ मिलकर बनाई। फिर दोनों खुश होकर एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक विजयी मुस्कान के साथ हंसने लगे। अनूप उठा और कहा कि ओके डियर, कल मिलते हैं, और सीधे नीचे जाकर अपनी कार से वहां से निकल गया। वहां से वह सीधे अपने घर गया, फिर शावर लिया। उसके बाद अपने डिनर टेबल पर बैठकर डिनर परोसने लगा। इसी बीच अचानक तेज आंधी, तूफान, थंडरिंग होने लगी। खिड़की जोर जोर से खुलने व बंद होने लगी। तो अनूप अपनी खिड़की को बंद करने के लिए उठा और जैसे ही वो खिड़की तक आया तो उसने देखा कि नीचे कोई शख्स जोर जोर से उसे आवाजें दे रहा है। एक लड़की जो बुरी तरह से भीगी हुई थी, उसका स्कूटर जस्ट उसके गेट के पास ही खड़ा किया हुआ था। शायद ऑफिस से लौटते वक्त एकाएक तेज बारिश की वजह से उसे इस शेल्टर की आवश्यकता हुई थी, इसीलिए वह अंदर आने के लिए मदद मांग रही थी। अनूप तो वैसे भी चरित्र का बहुत ढीला ढाला इंसान था। लड़की दिखते फौरन से अंदर आने के लिए कह दिया। उसे गर्म पानी से शावर लेने को कहा, फिर उसे गर्म कपड़े भी पहनने को दे दिए। इतना ही नहीं, अपना डिनर परोस चुका था, उसका भी डिनर परोसा और उसे डिनर लेने के लिए कहा। दोनों डाइनिंग टेबल पर डिनर लेने लगे और फॉर्मल बातें होने लगी। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, जिसकी वजह से हर 2 सेकंड में अनूप की नज़र उसकी तरफ अपने आप चली जा रही थी। जैसे ही अनूप की नज़र उस लड़की पर पड़ती, वह पहले से ही अनूप की तरह देख रही होती। ऐसे में अनूप की चोरी बार बार पकड़ी जाती और वह झेप कर सहम कर रह जाता। सामने टीवी चल रहा था। खैर, जैसे ही डिनर खत्म हुआ, उस लड़की ने अपना हाथ धीरे से अनूप के हाथ में रख दिया। बस कुछ ही पल में दोनों बेड तक पहुंच गए। इंटीमेसी थोड़ी बड़ी थी कि पलक झपकते ही वो लड़की एक भयानक प्रेतनी में बदल गई और अपने दोनों हाथों से अनुज का सीना ही फाड़ दिया। सारी चीजें निकाल कर इधर उधर फेंकने लगी। उसका पूरा सीना उसने खाली कर दिया। उसका हार्ट, उसका फेफड़ा और तमाम उसकी आंतें सब बिस्तरों पर कमरे में फैली हुई थी और वहां से देखते देखते अदृश्य हो गई।
और और अचानक वह स्त्री आकाश की प्रेतात्मा में बदल गई और एक कुटिलता से मुस्कुराते हुए खिड़की से उड़ गई। अब तो केडी बर्मन को काटो तो खून नहीं। उसने फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी घटना पत्रकारों को सविस्तार बताते हुए पूरे प्रेस के सामने, पूरे मीडिया के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। पूरे देश में तहलका मच गया। न्यूज चैनलों की टीआरपी आसमान छूने लगी और डीके की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। डीके को लगा शायद अब उस आकाश दुबे की प्रेतात्मा उसे माफ कर देगी, परंतु दुनिया की कोई भी प्रेतात्मा किसी को भी माफ ही नहीं कर सकती, क्योंकि शरीर के छिनते ही ये दया, सुख, दुख, माफी सबका अंत हो जाता है। ये सभी भावनाएं शरीर के साथ आत्मा से निकलकर अलग हो जाती हैं और कोई भी आत्मा अगर प्रेत आत्मा में बदल चुकी है तो उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है, प्रतिशोध, बदला। और बदला या प्रतिशोध पूर्ण होते ही वह आत्मा प्रेत योनि से स्वतः ही मुक्त हो जाती है। जैसे ही केडी बर्मन अपने बैरक या अपने सेल में पहुंचे तो उसे सुकून सा महसूस हुआ और सोचने लगे कि भांड में जाए ऐसी दौलत, ऐसी सफलता। जीवन हर हाल में मृत्यु से बेहतर होता है। क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, इसीलिए जेल में कोर्ट ने उसे एक अलग से पर्सनल सेल देने का आदेश दिया था। रात में खाना खाकर वह सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे वो तमाम बातों को मन ही मन में सोच रहा था कि हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गया। मेरी वास्तविक सफलता बस चंद कदमों पर ही तो बची थी। पता नहीं खामखा मैं कब इस दीपेश की प्लानिंग का हिस्सा बन गया और आज मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। इस दीपेश ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, वर्षों की मेहनत। सोचते सोचते केडी बर्मन की आंख लग गई। नींद में उसने सपना देखा जैसे वो किसी कब्रिस्तान की एक पुरानी सी टूटी हुई कब्र पर गहरी नींद में आधी रात को सो रहा है। वो कब्र कई जगहों से टूटी फूटी खुली हुई थी। वहां से मुर्दे के एक पैर की पूरी हड्डी साफ दिखाई दे रही थी। सपने में वो उस सोई अवस्था से चौंक कर जाग गया तो उसके मुंह से चीख ही निकल गई। वो डर गया कि ये मैं कहाँ लेटा था, ये मैं कहाँ आ गया। फिर उस कब्र की ओर उसकी नजर पड़ी जिसमें 1725 की तारीख डली हुई थी। कब्र से दिखाई देते कंकाल के अर्ध शरीर को देखते ही वो चीख पड़ा और उसकी नींद खुल गई। तो उसकी सांसें थमी रह गई, क्योंकि पहले तो वो नींद में एक भयानक सपना देख के चौंका, फिर उस सपने की वजह से सच के सपने से चौंक कर जाग गया और अब जब चौंक के जागा तो उसके बैरक पर जिस बेड पे वो लेटा हुआ था उसके सिरहाने में आकाश दुबे की वो क्रोधित प्रेतात्मा बैठी हुई थी और उसका सिर, केडी का सिर उसकी गोद पर था और तभी उसकी आंख खुली थी। उस प्रेतात्मा के गोद में सिर रखकर सोने की वजह से ही उसे यह सपना दिख रहा था। तो जैसे ही केडी ने आंखें खोली तो सीधा आकाश का वो भयानक खौफनाक चेहरा उसके सामने दिखाई दिया। लगातार 3 झटके वो सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। थोड़ी ही देर में उसे होश भी आ गया, परंतु अब वो एबनॉर्मल सा, विक्षिप्त सा हो गया था, क्योंकि उस प्रेतात्मा को अब केडी बिना डरे हुए बिल्कुल नॉर्मल वो एक अचीत सी अवस्था से निहार रहा था। चूंकि आकाश एक आत्मिक अवस्था में था इसलिए उसे सच्चाई की पूरी जानकारी थी। अब वो जान चुका था कि यह सचमुच ब्लैंक हो चुका है और अब यह केडी सभी कुछ भूलकर शून्य में चला गया है। आकाश ने सोचा, जिस दिन भी तुम होश में आओगे और तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी, उसी दिन अब मैं सीधे तुम्हारे सामने तुमको खड़ा मिलूंगा। और आकाश की वो भयानक प्रेतात्मा वहां से उसी समय गायब हो गई। बताया जाता है कि आकाश को एक एसाइलम में भेज दिया गया जहां पूरे जीवन कभी उसकी याददाश्त वापस ही नहीं आई। इस प्रकार उस प्रेतात्मा ने अपना प्रतिशोध ले ही लिया और केडी के लिए उसने जो भयानक मौत देने की प्लानिंग कर रखी थी उससे कहीं बड़ी सजा तो विधाता ने उसे पहले ही दे रखी थी, क्योंकि किसी भी सजा को मौत के रूप में नहीं दिया जा सकता। कारण, क्योंकि मौत तो सीधी मुक्ति है। आप सजा दे रहे हैं या किसी को मुक्ति दे रहे हैं। और एक हम हैं कि हर वक्त हमें मौत का भय सताता रहता है। क्यों?
जिस प्रकार से आज आपको ये जीवन मिला है, उसी प्रकार से एक दिन बड़ी आसानी से छिन भी जाएगा। और इस प्रक्रिया में ईश्वर स्वयं भी फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि हर मौत हर हाल में मुक्ति है और ईश्वर किसी की मुक्ति के मार्ग में कभी नहीं आते, चाहे उसके लिए स्वजनों द्वारा कितनी भी प्रार्थना अर्चना क्यों न कर ली जाए, परंतु उसे मरना ही पड़ता है। और हम मूर्ख किसी अपने की मृत्यु होते ही भगवान पर अपना विश्वास उठा लेते हैं, परंतु हम मूर्ख अपने किसी स्वजन की मृत्यु होते ही भगवान पर प्रार्थनाओं का ढेर लाद देते हैं, और जब उसके बावजूद उसकी मृत्यु हो जाती है तो ईश्वर को कोसने लगते हैं कि इतनी पूजा पाठ अर्चना का हमें कोई फायदा नहीं हुआ, भगवान ने उसे बचाया नहीं। परंतु ये भगवान कैसे कर सकते हैं, उसकी मुक्ति को कैसे रोक सकते हैं? परंतु ये हम इंसानों की सबसे बड़ी भूल है, जिसे समझने में कई जन्म भी कम पड़ते हैं, और इसीलिए हम जीवन मृत्यु के इस क्रम में सदैव फंसे रहते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच में ही वो प्रेत योनि होती है, जिसमें तमाम असंतुष्ट और भौतिक सुखों की प्यासी व अतृप्त आत्माएं रहती हैं, जिससे मनुष्यों का जीवन हर वक्त संकट में रहता है। ये अतृप्त आत्माएं जब तक अपना बदला नहीं ले लेती, चैन से नहीं बैठती। आकाश की प्रेतात्मा को केडी के ठीक होने के लिए उसकी स्वाभाविक मृत्यु तक इंतजार करना पड़ा था, परंतु फिर भी वो ठीक नहीं हो सका, जिसकी वजह से उस प्रेतात्मा का बदला अधूरा रह गया और उसकी प्रेत योनि से आज तक नहीं मुक्ति हो सकी है। अब पता नहीं इसका भविष्य आगे क्या होगा, परंतु सच्चाई ये है कि वो आज भी प्रेत योनि में भटक रहा है अपना प्रतिशोध लेने के लिए। दोस्तों, किसी के साथ जाने अनजाने में भी कभी इतना बुरा नहीं करना चाहिए कि मरने के बाद भी उसे मुक्ति न मिले और वो प्रेत बन जाए, और प्रेत बन के फिर वो स्वयं अपना हिसाब आपसे चुकाए। निष्कर्ष यह रहा कि आकाश दुबे की प्रेतात्मा केडी को मारकर अपना प्रतिशोध नहीं ले पाई। इसकी वजह से वो प्रेतात्मा प्रेत योनि में भटक कर रह गई और पता नहीं आगे अब और क्या क्या आतंक मचाएगी।